नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शक गुप्ता। दर्शकों, जैसे हमने पिछले 2 एपिसोड में जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे सेना है और हमारे जो शहीद है और शहीद परिवार जो है, वीर नारियों है, उनके बारे में बातचीत की थी। इसी कड़ी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी हमारे साथ है कर्नल वी के शाही और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। कर्नल साहब, जैसा कि पिछले 2 एपिसोड में हमने बताया कि किस तरह से जम्मू का लड़का, जवान लड़का, जब जम्मू कश्मीर के बाहर शहीद हो जाता है तो उसे, उसके परिवार को किसी किस्म की मदद नहीं मिलती, जबकि बाहर की स्टेट का लड़का जम्मू कश्मीर में शहीद होता है तो उसकी स्टेट उसकी पूरी सहायता करती है परिवार की। ऐसा पिछली बार हमने एक उदाहरण भी दिया था कि अरुण कतल जो लखनपुर से है और उसने मणिपुर में उसकी शहादत हुई, उसकी अरुणाचल प्रदेश में शहादत हुई, लेकिन उसे हमारे स्टेट की तरफ से उसके परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। जबकि उसके पार 2 लड़के और भी थे पठानकोट से, उन्हें 50-50 लाख रुपया उनके परिवार को उनके शहीद होने के बाद सहायता दी। ये एक बहुत बड़ा भेदभाव है। जैसा हम कह रहे हैं, शहीदों के शहादत पर भेदभाव क्यों? इसी तरह जैसे हमने दिखाया था श्याम सिंह, उसकी पत्नी राम सिंह जो मणिपुर में शहीद हुआ था, सेना मेडल से मिला, लेकिन आज भी उसके परिवार को किसी किस्म की सहायता यहां से नहीं मिली। जबकि हमारे जवान जब भर्ती होते हैं वो ये बात नहीं देखते हम किस स्टेट के हैं, लड़ते समय ये नहीं कहते हम किस स्टेट के हैं। वो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, किस एरिया से आके जवान शहीद नहीं हुए, शहादत नहीं दी उन्होंने? वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, वो देश के लिए है। फिर हम जब कहते हैं कि धारा 370 हट गई या 35 से हट गया है, जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ मिल चुका है, एक ही कानून है सबके, फिर ये बातें अलग अलग क्यों? बर्फीली चोटियों में जाके जी अपनी जान दे देते हैं, रेगिस्तान में गर्म हवाओं में वापस रुके रहते हैं। ये सब भेदभाव क्यों? इस पे हमने खुल के आपसे चर्चा भी की थी, लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सेना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि एक नौजवान जब सेना में जाता है और सेना से उस उम्र में रिटायरमेंट लेके वापस आता है जिस उम्र में यहां के लड़के नौकरी ढूंढने निकलते हैं। 35 और 37 साल की उम्र में वो सेना में अपनी सर्विस देके अगर बच के आ जाता है, उसका पूरा जीवन पहाड़ सा होता है। उसके लिए भी हमारी राज्य के अंदर एक अलग से कानून है, जबकि पूरे देश के अंदर 12 से लेके 15% तक रिजर्वेशन रखी हुई है इनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, और उनके स्टेटस के मुताबिक किस पोस्ट पे उनको पोस्ट देनी है, कौन सी नहीं देनी है, जैसे उनकी क्वालिफिकेशन है, जैसा उनका हुनर है, उसी के मुताबिक। लेकिन यहां 6% रखी हुई है जम्मू कश्मीर में, और वो भी क्लास 4 में, और उसमें भी अगर कोई एससी है, एससी कैटेगरी में किसी कोई हमारा सेना का जवान है तो उसको अगर एससी कैटेगरी में दे दी है तो उसे सेना के उस 6% कोटे में नहीं देंगे, वहां देंगे। बट कितनी बातें हमारे, हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हमारे दर्शक भी शायद नहीं जानते होंगे ये सब बातें, कि जो सेना हमें आराम से सोने दे रही है, चैन से रहने दे रही है, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? आदर्श जी, मैं समझता हूं या तो हमारे जो करते हैं ये होम डिपार्टमेंट में
सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट से जितने भी रिकमेंडेशंस वगैरह होम डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट में जाते हैं। यूटी गवर्नमेंट अब है, पहले स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से मॉनिटर एंडोर्स होकर और गवर्नर साहब तक। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, होम डिपार्टमेंट से सीधी फाइल्स उनके पास जाती हैं। तो ये जो हैंडल करने वाले हैं, या तो इनकी जानकारी नहीं है फौज के बारे में, या फिर कुछ ऐसा एक एजेंडा जो पिछले निज़ाम में चला हुआ था, शायद ये उस पर ही अभी तक काम करते जा रहे हैं कि फौज हिंदुस्तान की है, हम स्पेशल स्टेटस वाली अलग रियासतें, और ये फौजी तो यहाँ शायद काबिज होकर बैठे हुए हैं। इस तरह का कुछ लगता है सिलसिला। इन्हें समझ शायद नहीं है, या जानकारी नहीं है, या फिर एक फिक्स्ड एजेंडा है जिस पर ये 70 साल से चले आ रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी ये उसी एजेंडे पर चलते नजर आ रहे हैं। फौजी जब भर्ती होकर रिक्रूटमेंट में जाता है, रिक्रूट बन जाता है, ये ऑफिसर्स लेवल पर जब उसका सिलेक्शन हो जाता है तो एक पासिंग आउट परेड होती है, जब वो ट्रेनिंग से निकलकर डायरेक्ट सर्विस में कदम रखता है। उस समय कसम परेड कहलाती है, ओथ टेकिंग सेरेमनी। उसमें वो ओथ लेता है कि मैं सिर्फ देश के नहीं, दुनिया के किसी भी भाग में जाऊंगा और आदेश मिलने पर युद्ध करूंगा। आदेश मिलने पर जब युद्ध करूंगा तो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए, अगर भारत माँ को आवश्यकता है तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूंगा। तो उसमें जे.एंड.के कहाँ और कर्नाटका कहाँ और अरुणाचल कहाँ, जब वो संसार के किसी भी कोने में जाने के लिए और अपनी वीरगति देने के लिए तैयार है। उस ओथ के बाद, उस कसम परेड के बाद, उसके साथ देश में भेदभाव कैसा, भेदभाव क्यों, और वो भी जे.एंड.के में, जिस मिट्टी ने आज से नहीं युग युगांतर से, ज्यादातर ये मुगल वगैरह सब वेस्ट से ही आए। ये वो मिट्टी है जिसने तो हमेशा से खून पिया है शहीदों का, वीरों का, योद्धाओं का। यहाँ पर ऐसा भेदभाव बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब जब हम कहते हैं कि अभिन्न हिस्सा है और पूरे देश के सब कानून लागू हैं, हालांकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये कंकरेंस लिस्ट पर भी नहीं है, ये यूनियन लिस्ट पर भी नहीं है, और उसी का फायदा उठाते हुए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जितना फौजियों को डिस्करेज कर सकते थे करते रहे हैं। पर अब 5 अगस्त 19 के बाद हमें वो हक क्यों नहीं दिए जा रहे। मैं बात सिर्फ उसके शहीद होने से, शहीद हो गया, वीर गति प्राप्त हो गई, स्वर्गवासी हो गया, उसका अपना दुख तो चला गया। परिवारों के दुख की बात हमने कल की थी, ये पिछली बार, पिछले एपिसोड में। मैं आपको बताता हूं, अगर वो जीवित बच गया और बहुत ही वीरता के बाद, अदम्य साहस के बाद युद्ध करके जख्मी हो गया, कोई रिजर्व वैकेंसी नहीं है वॉर वुंडेड के लिए जे.एंड.के में, सिर्फ जे.एंड.के में, और न कहीं उनको रिसेप्शनिस्ट बना देते हैं। फौजी सिर्फ गार्ड के काबिल ही नहीं होते, उनमें पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, मेडिकल स्टाफ भी होता है, उनमें इंजीनियर्स भी होते हैं, लोअर लेवल पर मेसन्स भी होते हैं, हर तरह के ट्रेड्समैन होते हैं जो हर तरह की जॉब में फिट किए जा सकते हैं। तो किसी का पैर उड़ गया, वो रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकता है, इस काबिल भी होते हैं। पर ऐसी कोई वैकेंसी उस जख्मी के लिए नहीं है। और अगर वो जीता बच गया और उसको मरणोपरांत न मिलकर जीते जी कोई पुरस्कार दिया गया, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, तो उसको जो एन्युटी यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट देती है, वो पंजाब के कंपैरिजन में
25% है। आखिर क्यों? वही बात कि माधोपुर के इधर है तो तुम बेकार का है, माधोपुर के पार है तो तुम्हारी कीमत है। दिल्ली में 1 करोड़ मिलता है, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ ज्यादा देता है, महाराष्ट्र 1 करोड़ देता है। उन शहीदों को भी जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर में ही शहीद होते हैं, हमारी गवर्नमेंट 5 लाख देती है, वो भी कोई बड़े ज्यादा अरसे से नहीं, बड़े शोर शराबे के बाद। तो इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। मैं एक कदम नेक्स्ट स्टेप पर जाता हूँ। अगर वो जख्मी भी नहीं होता और मरता भी नहीं और रिटायर होकर घर आ जाता है, उसकी उम्र सिपाही के लेवल पर, लांस नायक नायक लेवल पर 35 और 37 साल के बीच में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बुजुर्ग हो चुके होते हैं माता पिता, उनकी सेहत, उनकी उम्र अब कोई नौकरी करके कमाने लायक नहीं होती, वो उसके ऊपर उम्मीदें लगाते हैं। वो बीवी उसकी जो 15 साल सेपरेटेड रही, साल में एक बार वो 2 महीने के लिए घर आता था, उसकी भी काफी अभिलाषाएं होती हैं, शौक होते हैं। उसके बच्चे जो अभी सिर्फ छोटे छोटे स्कूल जाने लायक होते हैं, पापा आ गए पापा आ गए, उनको भी चॉकलेट का शौक होता है, उनकी पढ़ाई के खर्चे होते हैं, वो अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस समय गवर्नमेंट जॉब से, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से तो वो रिटायर हो गया, 50% पर आ गई उसकी आमदनी, जबकि उसको और ज्यादा आमदनी की जरूरत थी। और सेकंड कैरियर के तौर पर हर स्टेट गवर्नमेंट 12 से 15% वैकेंसी रिजर्व रखती है हर क्लास में, क्लास 1, 2, 3 और जॉब्स में। JNK में सिर्फ क्लास 4 जॉब्स दी जाती हैं, 6%, जो भी ज्यादातर कागजों पर है, क्योंकि वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखते हुए अगर वो किसी और कैटेगरी में आ जाता है तो उसकी ये जॉब हो जाती है। बिल्कुल जी। क्या क्या इसकी तो देखने की बात, थोड़ी सोचने की बात है कि एक बेल्ट फोर्स डिसिप्लिन जो है, ठीक है उसने गन चलाई है, लेकिन उसके पास और भी बहुत से ऑप्शन है, और हमारी सरकार उसे सिर्फ क्लास 4 में ही रखना चाहती है। क्यों? ये भेदभाव इतना बड़ा जम्मू कश्मीर में, जब हम कहते हैं कि अब 370 भी खत्म हो गई है, कुछ भी 35 से भी खत्म हो गए, इनके लिए कुछ नहीं, इनके लिए कुछ भी तो मुझे लगता है कि जो नई दिल्ली में नीतिकार बैठे हैं, उनकी उदासीनता मुझे साफ तौर पर पहले दिखाई देती है। इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली में रहा तो मेरे कई डिफेंस ऑफिसर्स, रिटायर्ड और वर्किंग से जब बात होती थी तो वो कहते थे कि पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो IAS अफसर है, डिफेंस से जुड़ा आदमी नहीं है, डिफेंस का अफसर नहीं है जो उनकी ज़मीनी तकलीफों को, हकीकत को जान सके। जैसे कर्नल साहब ने कहा, आपने कहा कि 2019 के बाद पूरा परिदृश्य बदल गया, तो पूरा सीधा नई दिल्ली के अधीन आ गया। हम कहते हैं कि क्या ये उदासीनता केवल नेग्लिजेंसी भी कह सकते हैं, उदासीनता, दोनों बातें कह सकते हैं, सिर्फ स्टेट लेवल की है। स्टेट तो मेरा मानना है कि जो पॉलिसीज अख्तियार बनाई जाती हैं दिल्ली बैठे, उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये कहीं ना कहीं इसमें जो कमियां हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर नई दिल्ली के बीच की है। जब तक नई दिल्ली ऐसी पॉलिसी, ये तो बड़ा अचंभित करने वाला दुखद है कि एक स्टेट 1 करोड़ तक दे रही है, जैसे कर्नल साहब ने कहा, यहाँ 5 लाख, मतलब कोई फर्क तो हो तभी अगर वो जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ, मतलब कोई फर्क तो हो। ये तो बड़ी हतप्रभ करने वाली बात है। तो मेरा अपना मानना यह है कि चूंकि मैं जब दिल्ली में रहा, मेरे बड़े डिफेंस अफसर जनरल लेवल के लोगों से बात होती थी, वो ये कहते थे, मैंने कहा आप लोग समान पेंशन की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ है? कहते प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि IAS अपने चश्मे से देखता है, वो समझता है कि मैंने जो चश्मा लगा रखा है वो सबसे बेहतरीन है, वो सबसे अव्वल है, और सरकार उसकी बात ज्यादा मानती है। ये जब तक एक सोच सरकार की नहीं हटेगी, वो समझे कि ये फौजी हैं, इनकी वजह से मुल्क बचा हुआ है,
मुझे बताइए कौन आईएएस एक अफसर कोई कहीं शहादत दी हो किसी ने? राइट्स होते हैं, आईएएस अफसर अपने कमरे में अपने दफ्तर बैठा होता है, वहां कौन जाता है? पैरामिलिट्री फोर्सेस का आदमी जहाँ दंगे होते हैं, तो उसने वो देखी नहीं ना दृश्य कि आखिर फेस कैसे किया जाए। तो मेरा अपना मानना है, जो मेरी बातचीत हुई, कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर आप समझे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर लेवल की है, नई दिल्ली सर काउंसिल बन रही है, उनको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं वो तैयार करते इन चीजों को? नहीं सतीश जी, मैं थोड़ा सा आपसे जी। डिफर करूंगा यहाँ। जी। ये जो 3 लिस्ट है ना हमारे कानून बनाने की, जी, ये जो खास एनुइटीज देने का और ये रिवार्ड्स का सिलसिला है, ये स्टेट लिस्ट पर है। एग्री। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी होती तो फिर महाराष्ट्र भी 5 लाख देता। सर मैं आपकी बात से अहमद। ये पॉलिसी फुल स्टेट, ये ड्यूटी है। ये पॉलिसी फुल स्टेट ने क्या दिया था? फुल स्टेट में तो इतना भी दे रहे थे। नहीं, उसको छोड़िए, पूर्ववर्ती सरकारों को तो हम रोकते रहेंगे तो बात खराब हो जाएगी। आज भी ये जो हाँ, फैसला है, हाँ। ये यूटी तक ही सीमित है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस नहीं है। एज डायरेक्टर ऑफ द वॉर डेपुटेड, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इस मुद्दे को कई बार उठाया और उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि इसमें हमारा इंटेलिजेंस इसलिए नहीं है कि ऑनर्स एंड अवार्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के लेवल के जो हैं उसकी आखिरी जो डिसीजंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट पर ही रहते हैं। तो आज अगर ये फैसला लेना है तो ये हमारे होम डिपार्टमेंट के सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट टू होम डिपार्टमेंट ने रिकमेंडेशन बनाकर लास्ट अथॉरिटी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और अगर वो चाहें तो ओके होम मिनिस्ट्री से ले सकते हैं। तो ना रक्षा मंत्रालय इन्वॉल्व है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। मुझे जनरल ने बताया, मैं उसी की बात कर रहा वो- हूँ। He may be wrong। नहीं, he may not be wrong, he may be टर्कॉइन। जैसे यहाँ के टरकाते हैं कि आप रक्षा मंत्री से क्यों नहीं बात करते, जिसका इसमें कोई संबंध ही नहीं है। बाकी जब चीजें सब दिल्ली तय करती है तो ये चीज तो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, एक बात मैं लेजिस्लेशन के लिए 3 लिस्ट बनाई है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। कल साहब एक तो बात मैं यूनियन लिस्ट के फैसले सेंट्रल लेता है, कंकरेंट लिस्ट पर सलाह करके स्टेट और यूनियन दोनों ले सकते हैं, और प्योरली स्टेट लिस्ट के जो फैसले हैं ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट में लेने हैं। ये कमजोरी हमारे J&K के निजाम की पैदा की हुई है। ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे J&K स्टेट की 70 साल पुरानी सरकार के हैं, और पिछले 3 साल से एब्रोगेशन के बाद हमारी गवर्नर गवर्नमेंट्स इसको क्यों मॉडिफाई नहीं कर रही, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सेंट्रल के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। ये 100% इनका अपना फैसला है जो ये नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही मैं नाउ एक और चीज बताना चाहता हूँ। मरने के बाद ये ठीक नहीं ट्रीट करते, सर्विस के टाइम ये ठीक नहीं करते, रिटायर होने के बाद ये ठीक नहीं करते। नए बच्चे अगर फौज में आना चाहते हैं, डोगरा एक शॉर्ट हाइट वाली बिल्कुल रेस है, ऐसे ही गढ़वाली हैं, ऐसे ही गोरखे हैं, ऐसे ही कुमाऊनी हैं, ऐसे ही मणिपुरी हैं। ये सब स्टेट्स उनको एक सर्टिफिकेट देती हैं, हिल ट्राइब ट्रूप्स या हिल ट्राइब सर्टिफिकेट। उसमें अगर 5 फुट 7 इंच की हाइट या 6 इंच की हाइट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस के लिए, तो कंसेशन दिया जाता है 3 इंच का हिल ट्राइब्स के लिए। जम्मू में J&K में डोगरों को वो सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, पर ये मुद्दा उठाया गया, ये मुद्दा गया। उठाया गया। जम्मू J&K कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। भल्ला साहब ने अनाउंस किया कि आपके बड़े डोगरों की वो थी, ये अप्रूव हो गया है, मैं श्रीनगर जा रहा हूं, ये ऑर्डर निकल जाएगा। गिलानी साहब ने कहा कि नहीं, ये तो कश्मीर के बच्चों को नुकसान हो जाएगा, वो लंबे हैं, वो तो वैसे ही भर्ती हो जाते हैं, अब ये छोटे भी भर्ती होने लगेंगे तो इनकी वैकेंसियां खा जाएंगे। ऐसा स्टेटमेंट दिया जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और एज ए रिजल्ट इशू ऑफ डोगरा सर्टिफिकेट वाज पुट इनटू कोल्ड स्टोरेज, एंड पिछले 8 साल से वो कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ा है।
कैबिनेट ने डिसीजन लेने के बाद उसको डीप फ्रीज में डाल दिया और आज भी जम्मू के बच्चों को डोगरा सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। क्या होगा अल्टीमेटली? यहां उनको जॉब नहीं मिलेगा। नहीं देखिए, देखिए सुनिए मेरी बात, इसके कितने दूरगामी हम समझ रहे हैं। परिणाम है। क्या होगा? या तो शिफ्ट कर जाएंगे। नौजवान बच्चा जिसने अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को पालना है, क्या करेगा? छोड़ देगा J&K, नौकरी करेगा लुधियाना में किसी कारखाने में जाकर, जलंधर में जाकर, कहीं भी हिंदुस्तान में जाकर। ये खुश हैं यहाँ के नौजवान बाहर निकल गए। या अनएम्प्लॉयड रहेगा तो वो कहीं ड्रग में जाएगा, कहीं इधर जाएगा, उसके पैर इधर उधर भड़केंगे। तो ये यहाँ को बड़े मोटे तौर पर तरीके से फौज में ना आ पाए, फौज से बाहर रहें, नौकरियां ना मिल सकें, इस तरह से एक प्लान्ड डिस्क्रिमिनेशन यहाँ के बच्चों के साथ किया जा रहा है। नौकरी में पहली बात आए नहीं, आ जाए तो उसको मरने के बाद कुछ नहीं देंगे, उसको जीते रहेंगे भी नहीं देंगे, रिटायरमेंट से पहले भी नहीं देंगे, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं देंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ J&K में हो रहा है। सीजी सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ साथ इनके और भी बहुत सी बात, कहीं भी स्टेट में आप चले जाओ, इनके लिए स्पेशल विंडोज होती है जी, इनके लाइसेंस, जो वेपन लाइसेंस जो है उनके रिन्यूअल के लिए भी एक अलग विंडोज होती है। यहाँ ये दिक्कत है कि उनके वेपन्स के रिन्यूअल के लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो पा रहे, उनके फाइलें पड़ी रहती हैं, नया लाइसेंस नहीं बनता है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो अपने वेपन्स जो है उनको बेच रहे हैं जिनकी आगे लाइसेंस लेने की क्षमता है, जो आपको पता ही है किस तरह से बिल्कुल स्कैंडल नहीं, मैं आपकी या बिना लाइसेंस हिम्मत रखते हैं। मेरा मानना ये है कि देखिए पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या किया वो सबके सामने है, ठीक है, वो पूरी तरह एक्सपोज्ड है। इसी वजह से ये भेदभाव को लेकर 370 तोड़ी गई। जब उन्होंने पश्चिम पाकिस्तान के और गोरखा और वाल्मीकि समुदाय को यहाँ की सिटीजनशिप नहीं दी, उससे लगता है कि उनके मन में कितना जहर है। लेकिन हम यही परसेप्शन दोहराते हैं बार बार, तो वो भी कोई मसले हल नहीं है ना। हमने तो हल ढूंढना, हल क्या, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैं समझता हूँ, देखिए गृह मंत्रालय कोई पॉलिसी बनाता है, जब इतना बड़ा उन्होंने स्टेप ले लिया, 70 तोड़ दी, जिसको लेकर इन्होंने बड़ा कहा था तूफान आ जाएगा कश्मीरी लीडरशिप में, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यूटी बना दी, वो भी किसका डिसीजन था? गृह मंत्रालय का। जब इतने बड़े फैसले हो सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है, इनका नॉमिनी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम मिनिस्ट्री, तो अगर होम मिनिस्ट्री से एक ऐसा ऑर्डर आ जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कैसे इसको इग्नोर या यही बात बीच में आ रही है। जैसे कर्नल साहब ने कहा, इन्होंने इस बात को लेकर चर्चा की और स्टेट बोर्ड ने भी, डायरेक्टर स्टेट बोर्ड ने भी, ये सब कुछ फाइलें चली गई हैं कि इनको ये सब कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ इनकी पोजीशन है, लेकिन अभी तक इन पे हलचल नहीं हुई, सिवाय इसके कि परसों जो हमारा एपिसोड आया उसके बाद थोड़ा बहुत जो है हलचल शुरू हुई। रही बात सीजी आपकी स्टेट की, तो जम्मू कश्मीर का है, वो दूसरी स्टेट का है, इस बात को लेके जो भेदभाव है, कर्नल साहब आपने भी डिफेंस कॉरेस्पोंडेंस का कोर्स किया है, इसमें आपने बहुत रिपोर्टिंग की है। आप डोगरा रेजिमेंट को ले लो, अगर डोगरा रेजिमेंट का एक ऑफिसर लड़ाई में लगती है, जख्मी हो जाता है, तो उसको यही कहता है कोई चिंता नहीं, डोगरा है मेरी रक्षा करने के लिए। वो डोगरा जम्मू का नहीं होता, वो डोगरा रेजिमेंट में पूरे हिंदुस्तान के लड़के होते हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान पूरा होता है उसमें, डोगरा रेजिमेंट में। फिर ये भेदभाव अभी देखिए ग्राउंड लेवल पर देखिए, जम्मू J&K की दो खास रेजिमेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर राइफल्स जो पुरानी स्टेट फोर्स हुआ करती थी, और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, बिल्कुल, और डोगरा रेजिमेंट भी है। इनमें से जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स और डोगरा रेजिमेंट का एनरोलमेंट आज के दिन में गुरदासपुर से हो रहा है, हुशियारपुर से हो रहा है, हिमाचल से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो 5 फुट 3 इंच वाला सर्टिफिकेट है उसके पास,
ये मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि इसको ये डोगरा सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है। तो सर व्हाट इज द रेमेडी? आप रेमेडी इज, गवर्नर असली बात साहब तो वही बहुत है। आदर करता हूं मैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, प्लीज हमारी आवाज सुनिए, जागिए, और ये जो आपके कारिंदे इन फाइलों को, आपने सही कहा, 17 अगस्त को पूरा केस बनाकर होम डिपार्टमेंट जेएनके में फाइल दी हुई है। हर महीने मैं जाता हूं, पता करता हूं, रिमाइंडर्स जा रहे हैं, एक्शन नहीं उस पर हो रहा। आखिर क्यों? Probably he needs to twist some tails, जो कि फिर विनती करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, करिए। हम भी इसी जेएनके के सब्जेक्ट कहलाया करते थे, बिल्कुल, अब सिटीजन कहलाने लगे हैं। थोड़ा सा हमें भी सिटीजनशिप का, नागरिकता का गर्व महसूस कराने दीजिए। 370 आप खत्म कर सकते हो एक झटके में, 35 से खत्म कर सकते हो एक झटके में, डिलिमिटेशन आप अपनी मर्जी से बना सकते हो एक झटके में, हर चीज कर सकते हो। फिर जो डोगरा सर्टिफिकेट जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था, वो क्यों? ये असली बात है, क्योंकि देखिए अब देखो ब्यूरोक्रेसी जो है, कोई पहले तो चलो मान लो कश्मीर सेंट्रिक ब्यूरोक्रेसी थी, मेन कमिश्नर सेक्रेटरी कश्मीर से, उनका माइंड सेट था कि डोगरा से ऊपर एक कश्मीरी कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के या प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब तो पूरी फिजा बदली हुई है, अब तो सारा आईएएस, इन मेजॉरिटी आईएएस अफसर जो है, कारिंदे नहीं बदले हुए हैं। करिंदे उन्हीं को तो कहेंगे, किनको कहेंगे? ये कहिए कि उनकी सोच नहीं बदली, करिंदे तो वही है। करिंदे का मतलब क्या? जो काम कर रहे हैं। पॉलिसी मेकर कौन है? ब्यूरोक्रेट्स होता है, आईएएस होता है। अगर वो आईएएस जो बाहर से आ रहा है उसको भी अगर समझ नहीं आ रही, हम आप ही की बात को बढ़ाते हैं, तो फिर कौन सोचेगा इस बारे में? लेफ्टिनेंट गवर्नर चिट्ठी लेकर बैठेंगे नहीं, पॉलिसी तो उन्होंने बनानी है। भाई गवर्नर साहब ये हमने तय किया, इस पे आप नाम बढ़ा दीजिए जो साइन करने हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारी जो हम चाहते हैं कि हमारे इस चैनल के थ्रू आवाज जो है, जी बिल्कुल, जो गवर्नर तक पहुंचे, और कम से कम वो फाइल कहाँ है। नहीं, कर्नल साहब ने जो इशू उठाया जो है, इशू उठाया है उन्होंने, बेहद आज संवेदनशील और तीसरा महत्वपूर्ण है। एपिसोड है हमारा इसी सब्जेक्ट के ऊपर जी। और आज तक किसी ने नहीं कहा ये गलत है, सबने कहा ये बिल्कुल सही आवाज आप उठा रहे हैं, बिल्कुल। और सभी ने कहा कि ऐसा होना चाहिए। कर्नल साहब, हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, इस चीज को जल्दी से जल्दी देखें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जो शहीद हुए हैं उनके बिल्कुल। परिवार, उनको वो मुआवजा मिले। मुआवजा क्या देना है आपने? हम मुआवजा उनको दे ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत बार कहा है, हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं जिनकी वजह से उनका मुआवजा नहीं दे सकते। क्या सिर्फ हमारा यही एक हक है कि जंग के दौरान हम चाय की स्टॉल लगा दें, या चाय को वो फ्रूट बांट दें, या उस वक्त सैनिकों को सल्यूट करें और बाद में उनको बिल्कुल भूल जाए? हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर जरूर सोचेगी, जरूर ध्यान देगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।